हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईजीएस लाइव में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलजों का अनुप्रयोग। देखिए, जो अवकलज का अनुप्रयोग है इसमें 3 या 4 टॉपिक है। जैसे ही राशियों में परिवर्तन का दर, ये भी एक टॉपिक है। एक टॉपिक है सन्निकट, एक टॉपिक है अस्पर्शियों और विलंब रेखाएं, एक टॉपिक है वर्धमान ह्रासमान, एक टॉपिक है क्या है तो वह उचिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, तो हम लोग हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करके एक वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राशियों में परिवर्तन का दर। और मैं इस वीडियो में राशियों में परिवर्तन के दर का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको प्रश्नावली 6.1 का कोई भी क्वेश्चन बताना नहीं पड़ेगा, आप सारे क्वेश्चन खुद ही लगा ले जाएंगे। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अवकलन और सांतत की पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, स्टार्ट से करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पे अवकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पर हमारे अवकलन के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं राशियों में परिवर्तन का जो दर है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये जो राशि है, ये राशि क्या होता है इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये अब समझेंगे हम लोग परिवर्तन क्या होता है। तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो। ठीक है, परिवर्तन का एक ही मतलब होता है, मैं आपको बताऊँ। अगर मैं कह दूँ एक्स में होने वाला परिवर्तन, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इसी के पहले डेल्टा लगा दो। एक्स में होने वाला परिवर्तन डेल्टा एक्स। अगर मैं कह दूँ वाई में होने वाला परिवर्तन, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई। अगर मैं कह दूँ जेड में होने वाला परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा जेड। अगर मैं कह दूँ हाथी में होने वाला परिवर्तन, तो क्या होगा, हो जाएगा सिंपली डेल्टा हाथी। ठीक है, तो परिवर्तन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी के पहले डेल्टा लग गया तो इसका मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसी डेल्टा को हम लोग डी भी बोलते हैं, डेल्टा एक्स को हम डी एक्स कह सकते हैं, डी एक्स भी बोल सकते हैं, या डेल्टा वाई है इसको हम लोग डी वाई भी बोल सकते हैं, डेल्टा जेड को डी जेड भी बोल सकते हैं, और डेल्टा हाथी को बोल सकते हैं डी हाथी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो परिवर्तन का कॉन्सेप्ट था कि परिवर्तन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, जो परिवर्तन होता है उसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। देखिए, अगर मैं कह दूँ डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब होता है कि एक्स में होने वाला परिवर्तन, और परिवर्तन का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। अभी x2 क्या होता है, x1 क्या होता है, तो बहुत ध्यान से आप समझिए। x1 माने होता है पहले वाली वैल्यू, x2 माने होता है बाद वाली वैल्यू। इससे परिवर्तन होगा तो पहले वो कुछ और होगा, बाद में वो कुछ और हो जाएगा। जैसे डेल्टा x था, तो डेल्टा x मान लीजिए पहले जो था, पहले माने क्या, x1 वो था 3, लेकिन जो बाद में हुआ परिवर्तन हुआ, तो जो बाद में वैल्यू आएगी वो मान लेते हैं x2 होगा, और वो मान लेते हैं कितना है, 5 है। तो डेल्टा एक्स पहले 3 था, बाद में 5 हो गया। इसका मतलब डेल्टा एक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो ये डेल्टा एक्स हो गया। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। देखते हैं x2 क्या है। देखिए, x2 की वैल्यू है 5, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू है 3। और जब इसको घटाएंगे तो आएगा क्या, आएगा 2, आएगा नहीं, और इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस छिपा होता है। तो इस तरह जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो क्या है, प्लस 2y। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर चीज़ें बढ़ रही थी, 3 से 5 हो रहा है। देखिए, परिवर्तन का 2 मतलब होता है, जब चीज़ें बढ़ती हैं तब भी परिवर्तन होता है, जब चीज़ें घटती हैं तब भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रही थी, चीज़ें बढ़ रही थी, तो जो परिवर्तन आया वो क्या है, +2 आया। अब जब चीज़ें घटेंगी तब भी परिवर्तन है, तब देखते हैं परिवर्तन कैसा होता है। तो मान लीजिए x की जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी वो पहले थी क्या, पहले थी 10, जो बाद में वैल्यू आई वो मान लेते हैं कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो x में कितना परिवर्तन होगा, अगर आपको परिवर्तन निकालना है तो लिखेंगे आप डेल्टा x, और डेल्टा लग गया तो इसका फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1। ध्यान दीजिए आप, अगर मैं कह दूँ डेल्टा y, तो इसका भी फार्मूला का क्या होता है, इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1। अगर मैं कहूँ डेल्टा हाथी, तो डेल्टा हाथी का फार्मूला होता है हाथी 2 माइनस हाथी 1। ठीक है, तो जिसके पहले भी डेल्टा लग गया, इसका मतलब y2 माइनस y1 वही इसका फार्मूला होता है। तो ये हो गया। देखिए, x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 की वैल्यू क्या है 3, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 10, है कि नहीं। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, -7। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिए x में परिवर्तन यहाँ भी हो रहा था, x में परिवर्तन यहाँ भी हो रहा था कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो प्लस में आया, और यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो माइनस में आया। तो प्लस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें घट रही थी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर परिवर्तन में चीज़ों में वृद्धि होगी तो उसके पहले प्लस होगा, अगर चीज़ों में घटोतरी होगी, चीज़ें घटेंगी, तो वो क्या होगा, उसके पहले माइनस होगा। ठीक है, तो ये रहा टोटल परिवर्तन का फंडा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए परिवर्तन की दर है। ध्यान दीजिए आप, परिवर्तन तो वही है, उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ परिवर्तन का दर है। तो हम लोग समझेंगे कि परिवर्तन का दर क्या होता है। देखिए, दर का मतलब होता है भाग। ध्यान दीजिए आप,
दर का मतलब होता है भाग, यानी जो परिवर्तन हो रहा है उसमें भाग करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठ रहा है भाग किससे करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जब भी किसी वस्तु का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन किसी न किसी के सापेक्ष होता है। अब ये सापेक्ष क्या होता है, तो बहुत ध्यान से आप समझिए। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए मोदी का एग्जाम्पल लेता हूँ, मोदी का, ठीक है, और दूसरी तरफ एग्जाम्पल लेता हूँ योगी का। ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, मोदी बड़े हैं योगी से, हैं कि नहीं है। अब मोदी जब जवान थे तो योगी थोड़ा बच्चे रहे होंगे, क्यों नहीं रहे होंगे। लेकिन जब मोदी बूढ़े हो गए, क्या हो गए, बूढ़े, तो योगी क्या हुए थे, जवान हुए थे, नहीं हुए हैं। अब देखिए, मोदी बूढ़ा हो गया तो योगी अभी जवान है कि नहीं है। तो इसका मतलब मोदी में भी परिवर्तन हुआ और योगी में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हम जो मोदी का परिवर्तन देख रहे हैं वो योगी के सापेक्ष देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप ना। हम मोदी का परिवर्तन किसी के भी सापेक्ष दे सकते हैं, अरे हम सलमान खान के सापेक्ष ले सकते हैं, किसी के भी सापेक्ष ले सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि मैंने मोदी का परिवर्तन लिया योगी के सापेक्ष। तो मोदी में परिवर्तन हो रहा है तो इसके पहले लग जाएगा डेल्टा, और डेल्टा मतलब डी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी मोदी हो जाएगा ना। योगी में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डी योगी, नहीं होगा, डी माने होता है परिवर्तन। अब ध्यान दीजिए आप, मोदी में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, यह है योगी में परिवर्तन, समझिए आप। अगर मैं कह दूं मोदी में परिवर्तन का दर, ध्यान दीजिए आप, ये मोदी में परिवर्तन हो रहा है ना, तो अगर मैं कह दूं मोदी में परिवर्तन का दर, तो ये मोदी में परिवर्तन है, दर माने होता है भाग, तो भाग हो गया। अब दर, तो दर में किससे भाग करोगे आप, तो जिसके सापेक्ष लेते हो उससे भाग करते हैं। जैसे मोदी का परिवर्तन मैंने किसके सापेक्ष लिया, योगी के सापेक्ष लिया, तो योगी में भी परिवर्तन करेंगे और इसी से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो ये देखिए, ये चीज़ें यहाँ पे जाएंगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा डी योगी। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे मोदी है, यहाँ पे योगी है, इसका मतलब मोदी में परिवर्तन हो रहा है, तो मोदी में परिवर्तन और बटा, ये बटा है तो इसका मतलब दर, मोदी में परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष, तो यहाँ पे योगी बैठे हैं तो योगी के सापेक्ष। समझ में आया कि नहीं। इसको कैसे पढ़ेंगे कि मोदी में होने वाला परिवर्तन, देखिए ये मोदी है, ये परिवर्तन है, ये दर है, किसके सापेक्ष लिए हो, तो योगी के सापेक्ष। तो मोदी में होने वाले परिवर्तन का दर योगी के सापेक्ष, इसको ऐसे पढ़ते हैं। पल्ले पड़ी कि नहीं ये बात। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। अगर मैं कह दूँ एक्स और वाई का एग्जांपल लूँ, तो मैं कह दूँ एक्स में परिवर्तन का दर, तो अगर मैं कह दूँ एक्स में परिवर्तन का दर, तो ये हो जाएगा डी एक्स। अब परिवर्तन की दर की बात कर रहा हूँ, दर तो भाग करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, अगर वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे एक्स के सापेक्ष या एक्स के परिवर्तन का दर वाई के सापेक्ष। ठीक है, देखिए एक्स ये है, ये परिवर्तन है, ये बटा जो है ये दर है, और यहाँ पे वाई है मतलब वाई के सापेक्ष है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ डी एस अपान डी एम, तो इसका मतलब होता है कि जो यस है, यस में होने वाला परिवर्तन और परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष, यम के सापेक्ष। पल्ले पड़ेगी नहीं ये बात। यानी जो परिवर्तन होगा वो किसी ना किसी के सापेक्ष होगा, और जिसके सापेक्ष होगा उसी से भाग कर देंगे तो दर मिल जाएगा हमको। तो इसी को बोलते हैं परिवर्तन का दर। समझ में आएगी नहीं बात। अब क्वेश्चन उठ रहा है, कभी कभी सवालों में क्या करता है कि जो परिवर्तन का दर होता है वो किसी न किसी के सापेक्ष होता है, लेकिन सवालों में किसके सापेक्ष हो रहा है ये देता ही नहीं है। नहीं समझे आप। जैसे मैं कह दूं खाली मैं कह दूं मोदी में परिवर्तन का दर और किसी के सापेक्ष ना बोलूं, बात समझ रहे हैं आप ना। तो मोदी में परिवर्तन का दर, अब यहाँ पर किसी न किसी से भाग तो करना पड़ेगा ना, लेकिन किसी के सापेक्ष नहीं दिया है। तो जब किसी के सापेक्ष नहीं दिया रहेगा तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा और वहाँ पे आप टाइम से भाग दीजिएगा, उसको आप टाइम के सापेक्ष लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर वस्तु अगर बदल रही है तो टाइम के सापेक्ष तो बदलेगी। क्यों? अरे मोदी पहले जवान थे, आप बूढ़े हो गए, तो टाइम के सापेक्ष तो बदले। समझिए आप। यानी परिवर्तन का दर जब किसी के सापेक्ष दिया रहेगा तो उससे भाग करेंगे, जब किसी के सापेक्ष नहीं दिया रहेगा तो हम टाइम के सापेक्ष लेंगे। तो मोदी में परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, तो dt से भाग करेंगे। अब जैसे x में परिवर्तन का दर, तो इसके पहले लिखेंगे d, और परिवर्तन का दर भाग करेंगे किसके सापेक्ष लेंगे, टाइम के सापेक्ष। यम में परिवर्तन का दर, बस खाली ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ यम में परिवर्तन का दर, बस खाली यम में परिवर्तन का दर, तो इसके पहले क्या लगेगा d, और किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो टाइम के सापेक्ष क्या करेंगे, परिवर्तन का दर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राशियों में परिवर्तन का दर का जो पॉइंट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये परिवर्तन का दर जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जब ये घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है,
तो देखिए राशियों में परिवर्तन के दर का जो कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से आप लगा पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि सवाल कैसे आप लगाओगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सवाल को लेते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे पहला क्या है, और ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, आप घन की भुजा बढ़ रही है ना, तो भुजा तो मालूम है नहीं, तो भुजा आप मान सकते हो कि माना जो है, माना क्या माना कि जो भुजा है, घन की भुजा वो कितनी है, घन की भुजा आप मान सकते हो x है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है घन की भुजा इतने की दर से बढ़ती है, तो बढ़ रही है, इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए आप, x में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे कह रहा है बढ़ रही है, मतलब x में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या लगाओगे, इसके पहले d लगाओगे। अब परिवर्तन का दर अब किसी के सापेक्ष तो दिया नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बटा सेकंड है, मतलब यहाँ पे टाइम के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष नहीं दिया है, तो अब टाइम के सापेक्ष ले लोगे, तो टाइम के सापेक्ष लोगे तो dt से भाग कर दोगे। ठीक है, और परिवर्तन का दर कितना दिया है, देखिए दर दिया है इतना, दर से बढ़ रही है, दर बढ़ रही है माने परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे दर है, परिवर्तन का दर कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है घन के आयतन में वृद्धि की दर निकालो। समझो आप, कह रहा है घन के आयतन में वृद्धि का दर, ध्यान दो, घन का आयतन यही है, मान लो भी है, इसके वृद्धि, वृद्धि माने क्या, परिवर्तन, तो परिवर्तन को डी लिखेंगे। अब वृद्धि का दर निकालना है, तो दर माने क्या होता है, भाग, किसी के सापेक्ष नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष लोगे तो क्या हो जाएगा dt, और यही हमको निकालना है। ये बात पल्ले पड़ेगी नहीं, चलिए ठीक है, हो गया। अब कह रहा है जबकि घन की भुजा कितना दिया है 5, तो ये जो भुजा दिया है x की वैल्यू कितनी दी है, तो x की वैल्यू दी है 5। ठीक है, इतना हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, हमको आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे घन के आयतन का। ठीक है, तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, नहीं होता है, तो भुजा क्यूब माने क्या, भुजा x है तो हो जाएगा x क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ध्यान से आप देखिए, हमको निकालना dv/dt, यहाँ पे t है ना, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे बस। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप t के सापेक्ष अवकलन करने पे, और जैसे आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा d/dt हो गया t, और यहाँ पे b है तो b लिख दोगे, और इधर भी लिखोगे d/dt, और यहाँ पे x क्यूब है तो लिखोगे x क्यूब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये है dv/dt, और x क्यूब का अवकलन करोगे तो आएगा 3x²। देखिए आपको अवकलन करना आता है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो पहले आप जाओ अवकलन पढ़ो और फिर उसका अनुप्रयोग पढ़ो। तो x के पावर क्यूब का जो अवकलन होगा 3x² होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस 3 को ढकते हैं, ढक लिया, क्या दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसको उतार देते हैं, तो दिख रहा है dx/dx क्या dt। इसको जब ढकेंगे तो यही दिखेगा, तो इसको मैंने उतार लिया। ठीक है, अब थोड़ा इधर देख लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है तो इसको उतारते हैं, dv/ क्या dt बराबर, देखिए यहाँ पे 3 है कि नहीं है। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे रखते हैं 5, तो क्या हो जाएगा x², तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और dx/dt की वैल्यू देखिए यहाँ ऊपर दिया है, dx/dt की वैल्यू कितना दिया है 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसकी वैल्यू 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, dv/ क्या dt बराबर 25 चौका 100 या 300, क्यों हो गया ना। देखिए यहाँ ऊपर क्या है, ऊपर है आयतन, वो आयतन का मात्रक क्या होता है, क्यूब में होता है, तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे टाइम है तो बटा सेकंड से भाग कर देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है वृद्धि की दर, यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो देखिए पॉजिटिव आया हुआ है, और यही हमको निकालना था, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आई होगी। चलते हैं एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिए आप, अगला जो एग्जाम्पल है वो है कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r/7 है। ध्यान दीजिएगा आप, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन, देखिए क्षेत्रफल क्या है, वृत्त है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल नहीं मालूम है तो मान लेते हैं, माना क्या, माना कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कुछ नहीं मालूम है तो क्या मानोगे, a, माना वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, a है, मान लिया ना। अब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन, ये जो क्षेत्रफल है इसमें परिवर्तन हो रहा है, क्यों, तो अगर ए में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये dA नहीं होगा, d मानेगा a में परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन की दर की बात कर रहा है तो दर की बात कर रहा है तो भाग करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष दिया है, देखिए इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, r का सापेक्ष दिया, अगर नहीं दिया होता तो टाइम से भाग कर देते हैं, लेकिन r के सापेक्ष दिया है तो dr से भाग करेंगे। ठीक है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, जबकि त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर, जबकि यहाँ पे लिख दो इसे, जबकि
जबकि त्रिज्या बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको निकालना है ये। तो पहले जो ये है जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाओगे आप। तो ये निकालना है तो ए का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर। निकालना है डी अपान, देखिए नीचे आर है तो क्या करोगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी अपान डी आर। ए का अवकलन करोगे बराबर इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा डी अपान डी आर के सापेक्ष हो रहा था तो इसको उतार देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे डी अपान क्या है डी आर, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, बाहर आ गया, बचा क्या अंदर, तो डी आर स्क्वायर बटा क्या बचा डी आर। अरे पाई बाहर निकला तो डी आर स्क्वायर बटा डी आर नहीं बचा। अब चलते हैं आगे देखते हैं, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है डी ए अपान क्या डी आर बराबर ये है पाई आर पाई, और आर स्क्वायर का अगर ऐसी वो अवकलन करोगे तो आएगा 2r, नहीं आएगा। तो देखिए ये है पाई 2, आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू यहाँ ऊपर देखिए 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और 7 दुना है 14 पाई, तो क्या आ गया 14 पाई। लेकिन यहाँ पे ए है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है तो हो जाएगा ये क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर है, आर माने क्या होता है ये, आर माने होता है त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, खाली 1 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, यानी इतना सेंटीमीटर ये हो गया क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन का दर। ठीक है, तो जो राशियों में होने वाले परिवर्तन का दर है उसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन खुद ही लगा ले जाएंगे, तो उसको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर प्रश्नावली 6.1 का अगर वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ जाकर देख लीजिए, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि मैं अवकलज के अनुप्रयोग का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट पर अवकलज के अनुप्रयोग के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पर पढ़ाई कर सकते हैं, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी सारे वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार और ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।